Hi everyone, welcome back in हिंदी क्लास। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं माता का आंचल पाठ के विषय में। माता का आंचल पाठ लेखक शिव पूजन सहाय के बालपन से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। इसमें लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बाल मन की जिज्ञासाओं, खेलों, सहजता, शैतानियों का सजीव चित्रण किया है। यह कहानी पिता और पुत्र के प्रेम से आरंभ होती है। भोला के पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं। भोला की सुबह पिता के साथ आरंभ होकर रात पिता के साथ ही समाप्त होती है। उसके पिता उसकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। भोला जैसे उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भोला भी उन्हें बहुत प्यार करता है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आकर एक ऐसे मोड़ पर समाप्त हो जाती है जहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है। पिता पुत्र के बीच प्रेम जितना भी गहरा हो, परंतु बच्चे के लिए उसकी मातृत्व छाया बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ का आंचल वह स्थान है जहां आकर सभी प्रकार के भय, चिंता, निराशा, दुख, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि जब पिता और पुत्र में इतना लगाव है, पिता और पुत्र में इतना प्रेम है, इसके बावजूद एक पुत्र, एक बालक या एक बच्चा अपने पिता के साथ वह भावनात्मक सुरक्षा महसूस क्यों नहीं कर पाता जो वह अपनी माता के आंचल में करता है, जैसे कि कहानी में चित्रित किया गया है। चलिए कहानी का सार समझते हुए हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव पूजन सहाय द्वारा रचित संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। इस कहानी में बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। उपन्यास में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। 1930 में ग्रामीण संस्कृति सीधी सादी और अभावग्रस्त थी, यानी गांव में वो सुविधाएं नहीं पहुंची थी जो आज उपलब्ध हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती तो वहां पर कोई भी चिकित्सा या कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए लोग घरेलू नुस्खे ही अपनाते थे। कोई विद्यालय नहीं था, खेलने के नए नए खिलौने और उपकरण नहीं थे। बच्चों के पालन पोषण में भी काफ़ी फर्क आ गया है। उस समय सूचनाओं के अभाव के कारण लोगों में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव भी नहीं हुआ करते थे, यानी जो समाज का धार्मिक और सामाजिक वातावरण था वह भी आज से भिन्न था। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का अद्भुत चित्रण है, साथ ही साथ ग्राम्य लोकोक्तियों का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, जैसे जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ऐसे और भी कई लोकोक्तियाँ इस पाठ में मौजूद हैं। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ होता है, जिसे सब घर में या यूं कहें खास करके उनके पिताजी प्यार से भोलानाथ कह के संबोधित किया करते थे। लेखक भी अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कह के पुकारा करते थे। बचपन में लेखक ज़्यादातर वक्त अपने बाबूजी के साथ ही गुजारा करते थे। वे अपने पिता के साथ ही सोते, सुबह जल्दी उठते और पिताजी के हाथों से स्नान करने का सुख भी प्राप्त करते थे। जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते तब वे उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिता की नज़र जब लेखक पर पड़ती तो वे लजाकर आईना नीचे कर देते थे। इस बात पर लेखक के पिताजी मुस्कुरा देते थे। लेखक अपने माथे पर तिलक लगवाकर खुश हो जाते थे। पूजा के बाद पिताजी उसे अपने कंधे पर बिठाकर
गंगा में मछलियों को दाना खिलाने ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालते थे। लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कौर छोटे लगते। लेखक की माँ जब पक्षियों के नाम के निवाले कौर बनाकर उनके उड़ने का डर बताती तो लेखक बड़े चाव से उस निवाले को मुंह में ले लेते। फिर लेखक की माँ अचानक उसे पकड़ के अपने आगोश में भर लेती थी और उसके सिर पर कड़वा तेल डाल देती थी। लेखक रोने लगते तो उसके पिताजी लेखक की माँ पर गुस्सा हो जाते। रोने के बावजूद भी माँ बालों में तेल डालकर कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। लेखक से उनके पिताजी का बेहद लगाव था। वे कभी उसके हाथों को चूम लेते तो कभी दाढ़ी मूंछ गड़ाकर मस्ती करते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते थे। लेखक अपने दोस्तों के आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलते कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते थे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खंदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए देखा। पिता के साथ अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए और चिंतित अवस्था में आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। बेशक लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्यार दुलार से ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ लगी। शायद उस वक्त माँ का आंचल लेखक के लिए किसी महफूज आशियाने से कम ना था। डियर फ्रेंड्स, यह था इस कहानी का सार। यह हम सभी के साथ भी होता है कि हम चाहे जितना अपने पिता से प्रेम करें या पिता से हमारे रिश्ते चाहे जितने भी गहरे हों, किंतु भावनात्मक सुरक्षा के लिए हमें माँ की तरफ ही जाना होता है। जब भी हम भावनात्मक तौर पर दुखी होते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, तो माँ की गोद, माँ का स्नेह ही हमें याद आता है। आइए पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो पाठ से पता चलता है कि बच्चे का माता से सिर्फ दूध पीने का नाता था। उसे उसका पिता ही नहलाता, खाना खिलाता और साथ खेलता था। वह सोता भी पिता के साथ ही था, परंतु सांप के से डरकर वह पिता के पास नहीं बल्कि माँ की शरण में चला जाता है। वास्तविक बात यह है कि बच्चा माँ के बिना अधूरा होता है। सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और माँ की गोद एक तरफ। बच्चा जो सुरक्षा अपनी माँ की ममता भरी गोद में महसूस करता है और कहीं महसूस नहीं करता। यही वजह थी कि विपदा के समय वह माँ की शरण में चला जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि जो
जब हम भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं या आहत होते हैं तो केवल माँ ही हमें भावनात्मक सहारा दे पाती है, क्योंकि माँ जो है, माँ का हृदय भावनाओं से भरा हुआ होता है और भावनाओं की कद्र भी वही कर पाती है। माँ पिता की तरह कठोर नहीं होती। पिता सख्त होता है, कठोर होता है। वह हमें प्यार तो दे सकता है लेकिन हमारी भावनाओं को शायद उतनी गहराई से नहीं समझ पाता जितना एक माँ समझ पाती है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? लेखक की माँ बच्चे के छटपटाने पर भी तेल डालकर उसकी मालिश करके चोटी गूंथ देती थी, फिर नजर का टीका लगाकर उसके पिता की गोद में दे देती। वह सिसकता हुआ गोद में बाहर जाता था, परंतु अपने साथ के बच्चों को खेलता देखता तो बाल सुलभ चंचल मन खेलने को आतुर हो जाता और वह खेलने में लग जाता, सिसकना भूल जाता था। जिस समय यह कहानी लिखी गई उस समय की ग्रामीण संस्कृति इतनी अधिक विकसित नहीं हुई थी, यानी गांव तक ये आधुनिक सुविधाएं उपकरण नहीं पहुंचे थे। इसलिए कहानी में जो बालक या जो पात्र चित्रित किए गए हैं उनके खेलने के उपकरण भी उसी समय के अनुसार हैं, यानी प्रकृति के करीब रहकर वह खेलते थे और मनोरंजन करते थे। तो प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल काम के खेल में मिठाई की दुकान पर मिट्टी के लड्डू, गीली मिट्टी की जलेबी, पत्तों की पूरी और कचौरियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे इत्यादि। बारात का खेल कनस्तर का तंबूरा, आम के छोटे पौधे को घिसकर बनाई गई सहनाई, टूटी चूहेदानी की पालकी, धूल की ज्योनार, केलों और आम के पत्तों का मंडप, सवारी के लिए बकरा इत्यादि। आज के समय में हमारे खेल क्रिकेट, बैट, रैकेट और चिड़िया, फुटबॉल, गेंद और बैडमिंटन। अब तो वीडियो गेम्स खेलते हैं हम लोग, है ना? तो आज के समय के खेल, खिलौने, उपकरण सब बदल चुके हैं। उस समय ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए बच्चे प्रकृति के करीब रहकर प्राकृतिक वस्तुओं को ही अपने खेल में शामिल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर, जब पिताजी रामायण का पाठ करते हैं तो लेखक दर्पण में अपना मुख देखता है और पिता के हंसने पर लजा जाता है। पिता बच्चे के साथ कुश्ती खेलते हैं और स्वयं हारकर चित्त हो जाते हैं। बच्चा छाती पर बैठकर मूंछ और दाढ़ी उखाड़ता है तो वे उसके छोटे छोटे हाथ चूम लेते हैं और बच्चे को चूमते हैं। बच्चा पिता की आवाज़ को सुनकर अनसुना कर देता है और माँ की गोद में चिपक जाता है। कहानी में ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो मन को भावनाओं से भर देते हैं। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता या सार्थकता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। यह शीर्षक एकदम सही है, क्योंकि बच्चे माँ के आंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तथा पाठ की अंतिम घटना में वह प्यार की मूर्ति पिता को भी अनसुना कर माँ के आंचल में रोता हुआ छुप जाता है। मेरे हिसाब से इस पाठ का शीर्षक मेरा बचपन हो सकता है या माँ की ममता हो सकता है। माता का आंचल पाठ का उद्देश्य। माता का आंचल पाठ का उद्देश्य बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण करना है। यह दिखाना है कि उस समय के और आज के सामाजिक परिवेश, पारिवारिक माहौल में क्या अंतर आया है। साथ ही साथ बच्चों के खेलने के उपकरण, बच्चों के बचपन में जो परिवर्तन आया है उसको चित्रित करना भी लेखक का एक मुख्य उद्देश्य है। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के पिता की दिनचर्या का वर्णन करिए। माता का आंचल पाठ में वर्णित भोलानाथ के पिता की दिनचर्या के बारे में यह पता चलता है कि वह सुबह जल्दी उठते और स्नान करके पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। वह प्रायः बालक भोलानाथ को भी अपने साथ पूजा पर बैठा लेते थे। वह प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे।
इस तरह से घर का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक बना हुआ था। भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में फसल कैसे उगाया करते थे। फसल उगाने के लिए भोलानाथ और उसके साथी चबूतरे के छोर पर घिरनी गाड़कर बाल्टी को कुआं बना लेते थे। मूंज की पतली रस्सी से चुक्कड़ बांधकर कुएं में लटका दिया जाता था। दो लड़के बैलों की भांति मोट खींचने लगते। चबूतरा, खेत, कंकड़ बीज बनता और वह खेती करके इस तरह फसल पैदा करते थे। माता का आंचल पाठ में वर्णित समय में गांव की स्थिति और वर्तमान समय में गांव की स्थिति में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। पहले गांव में और आज गांव के समय में बहुत परिवर्तन आया है। जैसे कि पहले गांव में परिवहन, पानी, बिजली इत्यादि नाम मात्र की सुविधाएं थीं। लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि साधन पर निर्भर थे, परंतु आज के गांव में घर घर टेलीविजन, बिजली, पानी व परिवहन इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। भोलानाथ अपने साथियों के साथ गांव में ही उपलब्ध या अपने घर के आसपास की उपलब्ध वस्तुओं को अपना खिलौना बनाकर उन्हीं से खेलते थे। मिट्टी, पत्थर, पेड़ों की टहनियाँ, घर में उपयोग होने वाले छोटे मोटे बर्तन या कपड़े से बनाई गई गेंद आदि का उपयोग खिलौनों के रूप में करते थे और उसी में खूब मज़े करते और खुश रहते थे। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है। आज बच्चे यानी हमारी पीढ़ी के बच्चे मिट्टी या पत्थर के खिलौनों से नहीं खेलते। आज के बच्चे स्मार्टफोन, कंप्यूटर या बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे खिलौनों से खेलते हैं। फिर भी उतने खुश नहीं होते जितने उस समय के बच्चे रहते थे, क्योंकि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर, आंगन, खेतों व खुली जगह में खेलते थे, जबकि आज के बच्चे कमरों और घरों में ही सिमट कर रह गए हैं। डियर फ्रेंड्स, यह थे पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलते चलते पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थों को भी समझ लेते हैं। पाठ ग्रामीण संस्कृति पर आधारित है, इसलिए पाठ में कुछ आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ शायद आपको नहीं पता होंगे, इसलिए इनका अभ्यास हम कर लेते हैं। आशा करते हैं आपको यह पाठ और इससे संबंधित प्रश्न व शब्दार्थ समझ आए होंगे। नाउ टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।